हेलो एवरीवन। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को सबसे पहले मैं दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ कि 2 दिन से मेरा वीडियो नहीं आया है, जाकि जो कि आपके आईसीएआर टेक्नीशियन के लिए जो एग्ज़ाम हो चुके हैं हमारे, और उसमें मैंने एनालिसिस भी नहीं करवाया है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। अब इसका रीज़न क्या है एक्चुअली में सुन लीजिए। एक्चुअली में क्या हुआ कि फैमिली में किसी की डेथ हो गई, तो इस चक्कर में मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, ठीक है? अब ध्यान से सुनिए, इसमें मैं कराने क्या वाला हूँ। मैंने देखा भी किस टाइप से क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर मुझे पता चला है कि न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है? न्यूमेरिकल के और कुछ फिजिक्स के ऐसे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं वही आपके सामने आज लेके आया हूँ, और आप लोग खुद देखिएगा किस लेवल का मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको। अब बिना बकवास किए मैं पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती। अब कोई क्वेश्चन ये मत देखना कि 43 से स्टार्ट हुआ, ये मैंने डायरेक्ट बुक से उठाए हैं, और क्वेश्चन टाइप वगैरह करने में मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और ये देखिए, अब क्वेश्चन अच्छे हैं इसलिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मुक्त अवस्था से गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। देखिए, जो दूरी होती है ये किसके समानुपाती होती है, तो याद रखिएगा, गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी कि गिरने के समय के क्या होती है, हमारी समानुपाती होती है। या ये चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई चीज़ हमारी दूरी यानी कि डी। अब दूरी गिरने के समय क्या होता है हमारा, टी। क्या होती है हमारी गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती। समानुपाती का साइन ये बनता है हमारा, और किसके समानुपाती, समय के। तो डी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। हमारा राइट आंसर कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, इसमें देखिए आंसर भी रख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 44 इसमें से एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर गाड़ियाँ ए डैश बी के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि। अब देखिए, दूरी और समय ग्राफ से हमको क्या पता चलता है, इसमें से ऑप्शन देखिए हमारे किस हिसाब से दे रखे हैं। अब इसमें से ऑप्शन देखिए, आंसर नंबर तो हमारा सी नंबर सही है। अब क्यों, हमारा कह रहा है पूरी दूरी तय तक ए की अपेक्षा बी अधिक दूरी तक चली। अब देखिए, जाहिर सी बात है, यहाँ पर ए की अधिकतर दूरी की जगह बी अधिक दूरी चली। अब ये हमारा दे रखा है, टाइम दे रखा है, और ये हमारा क्या दे रखा है, समय दे रखा है। और ये यहाँ पे देखिए, ए हमारी यहाँ से कोई स्टार्ट होता है, अगर यहाँ पे 0 1 2 3 4 यहाँ पर स्टार्ट हुआ हमारा, और ये हमारा टाइम दे रखा, तो टाइम से हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ से हमारा क्या बी स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से क्या हमारा स्टार्ट ए हो रहा है हमारा, तो जाहिर सी बात हमारा बी दूरी अधिक चलेगा और ए हमारा दूरी कम चलेगा। तो बस इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन देखिए अगला क्या है हमारा। हाँ, एक और इसमें से ग्राफ का मैंने ले लिया है। निम्नांकित ग्राफ को प्रदर्शित करता है। देखिए, निम्नांकित ग्राफ को क्या प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर दे रखा है वेग यानी वेलोसिटी दे रखी है, और ये हमारा समय। अब यहाँ पर एक यूनिट दे रखी है, क्या हमारी मीटर पर सेकंड। देखिए, ये हमारी वेग की यूनिट भी होती है मीटर पर सेकंड हमारी। अब अगर वेग और समय दे रखा है, तो इसमें डायरेक्ट मैं आंसर बताऊँ क्या है हमारा। देखिए, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब देखिए, त्वरण को क्या लिख सकते हैं, ए से फॉर एक्सेलरेशन, और ए इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी। तो ये क्या होता है, हमारा वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण के नाम से जानते हैं। अब इसमें से ऑप्शन देख लिए, क्या चेक कर लेते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें ए भी सही, हमारा एक समान त्वरण हो जाएगा। यानी वेग और समय किसको प्रदर्शित करता है, एक समान त्वरण को। यहाँ पे असमान मतलब है, देखिए चाल से तो कोई मतलब है नहीं हमें, तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ए सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है, इसके बाद मैं न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन लिए हैं, आप लोग खुद देखिएगा। शून्य रूप से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की। अब अगर कोई चीज़ शून्य रूप से गिरती है ना, तो उसमें से याद रखिएगा हमेशा त्वरण यानी कि समान क्या होता है हमारा, उसका एक्सेलरेशन जो होता है, यानी त्वरण क्या होता है हमारा, समान होता है। बस ये चीज़ याद रखिए, अगर कोई चीज़ स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे गिर रही, तो वस्तुओं में क्या समान त्वरण होता है। चलिए, क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, अब देखिए, ये मैंने कुछ काम की चीज़ें ली हैं, आपके एग्जाम में यहाँ पे हो सकता है आपके न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, ये हमारे गति के तीनों समीकरण, हमसे समीकरण में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है, लेकिन न्यूमेरिकल यहीं से बनेंगे, तो सबसे पहले आप इनको लर्न कर लीजिए। देखिए, v इक्वल टू क्या लिखा है, u प्लस ए टी। अब सर जी, v और u क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। देखिए, v क्या होता है आपका, v होता है हमारा अंतिम वेग, और u क्या होता है हमारा प्रारंभिक वेग, ठीक है। यानी कि ये पहला वाला वेग होता है, और वी क्या होता है, लास्ट वाला वेग होता है। अब यहाँ पर ए और टी दे रखा, ए क्या होता है एस्केलेशन, और टी फॉर क्या होता है हमारा टाइम। तो गति का पहला समीकरण क्या बन गया हमारा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद हो गया हमारा।
अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा इसमें गति का दूसरा समीकरण क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही चीज़ हमारा एस क्या होती है, तो दूरी दे रखी, बाकी हमारा वही है। तीसरा समीकरण क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये तीसरा वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरे यानी कि तीनों ही आपकी इंपॉर्टेंट है, और इसमें तीसरे से अक्सर हम न्यूमेरिकल में फंस जाते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब कहीं कहीं पे आपके क्वेश्चन मंदन की बात कर देता है, तो वहां पर हमेशा याद रखिएगा माइनस का यूज होता है। ये तीन फॉर्मूले आप याद रखिएगा। देखिए वी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतिम वेग, यू क्या हो जाएगा प्रारंभिक वेग, और 2a एस्केलेशन त्वरण, और एस क्या हो गई दूरी हमारी। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n-1। अब इस पे मत फोकस करिएगा, मैंने लिख दिया, अगर याद कर सकते हो तो आप याद कर लीजिएगा, बाकी इससे न्यूमेरिकल बहुत कम पूछे जाएंगे। अब न्यूमेरिकल पे चलते हैं भाई। न्यूमेरिकल थोड़ा ध्यान से देखिए, किसी वस्तु का नियत त्वरण। अब नियत त्वरण क्या होता है हमारा, त्वरण फॉर ए, देखिए ए की वैल्यू दे रखी, त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। प्रारंभिक वेग, अभी मैंने बताया प्रारंभिक वेग को यू से डिनोट करते हैं। देखिए यू इक्वल टू क्या दे रखा है, 100 मीटर पर सेकंड। कह रहा है कितने समय बाद इसका वेग जो है दोगुना हो जाएगा। अब इसका कितने समय बाद, तो हमको तो फाइंड करना है समय, तो भैया समय तो हमने लिख दिया क्वेश्चन मार्क। अब कह रहा है वेग कैसा दोगुना हो जाता है। देखिए वेग हमारा दोगुना का मतलब पहले 100 था, अब कितना कह रहा है, दोगुना यानी कि 200 हो गया। अब यहाँ पे हमसे समय ही तो पूछ रहा, तो अब याद रखिएगा हमेशा ऐसी चीज़ों में गति का पहला समीकरण लगाते हैं, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमने अगर u प्लस ए टी लगा दिया है तो बस वैल्यू रख देंगे, v यानी कि अंतिम वेग, और u क्या हो गया हमारा प्रारंभिक वेग, तो ये हो गया 200 प्लस 100 इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास कितनी 10 दे रखी थी इंटू टी। अब ये हो गया, ये इसको घटा देंगे तो 100, और ये हो जाएगा 10 से 10 काट देंगे तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 10 सेकंड। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन तो नहीं दे रखे, कोई बात नहीं भाई, याद रखिएगा, ऐसे हमारा हल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड इनवर्स हो जाता है। कह रहा साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। अब यहाँ पर क्या निकालना है भाई, त्वरण निकालना है। अब यहाँ पे अगर त्वरण निकालना है तो देखिए साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। अब एक चीज़ याद रखिए, अगर हो जाता तो हमको पहले का तो दिया नहीं, ध्यान से एक बार, एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। पहला तो दिया नहीं, बाद वाला दे रखा, तो वी की दे रखी है, और हमसे हमारे पास यू भी नहीं है, और यू भी नहीं ना तो हमारे पास ए है। तो अब देखिए ऐसे सवालों को कैसे करते हैं भाई, बी तो सही लेकिन नहीं पता कैसे। अब देखिए यहाँ पर अंतिम में हो जाता है, तो देखिए ध्यान से कितना दे रखा था 6 मीटर पर सेकंड। अब हमको प्रारंभिक नहीं पता था ना, प्रारंभिक नहीं पता तो हमने मान ली भाई प्रारंभिक 0 हो गया। अब टी बराबर हमारे कितना 30 सेकंड दे रखा था, बस पहला समीकरण लगाएंगे, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया, ये हमारा 6 और यू तो 0 मान लिए, ए हमारा कितना हो गया, ये तो पता ही करना, और टी हमारा 30 सेकंड। अब इसको हल कर देंगे तो 6 पंचे कितना हो जाएगा हमारा, यानी घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ से हल कर देंगे भाई, तो देखो 0 का तो काम खत्म हुई होगी, ए 0 काम खत्म हो गया। अब ये 30 को नीचे भेज देंगे तो 1/5 आएगा, 1/5 का मतलब क्या होता है 0.2। और एक चीज़ याद रखिएगा, ए इक्वल टू अगर 0.2 आ गया तो इसका कभी कभी यूनिट बहुत पूछी जाती है कि त्वरण की यूनिट क्या होती है। याद रखिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और वेग की क्या होती है मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड, और 0.2 यानी ए नंबर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं हम लोग। काफ़ी मेहनत करके, तो एक्चुअली मेरे पास फ्रेंड देखिए टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लेकर आपके पास आ रहा था। मेरा रीजन क्या था आपको बता दिया है। क्वेश्चन देखिए 12 मतलब नहीं है, मैं क्वेश्चन पढ़ने से मतलब है। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, कह रहा है इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, कह रहा है इसका मंदन क्या होगा। अब भाई यहाँ देखिए मंदन आ गया, मंदन मतलब तीसरा। चलिए अब देखिए तीसरा लगा होगा, देखिए लगा है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, लगा है कि नहीं लगा। अब थोड़ा समझ लीजिए, क्वेश्चन पे आ जाइए फिर से। हाँ, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कभी भी चाल दे देना, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 5/18 से गुणा कर लो, 20 आ जाएगा, हो गया आगे। कह रहा है इसमें अब ये गति तो दे रखी है हमारी, यानी प्रारंभिक दे रखी, कह रहा है इसे 200 मीटर पर सेकंड की दूरी पर रोकना है, यानी कि 200 मीटर की दूरी दे रखी ना, तो दूरी तो हमारी दे रखी है, दे दी। अब u बराबर हमारा दे रखा 20 मीटर पर सेकंड। अब अंतिम भी नहीं पता है, अब प्रारंभिक अगर यहाँ पर पता, तो अक्सर सवालों में प्रारंभिक पता होता है, नहीं तो अंतिम पता होता है। यहाँ पर प्रारंभिक पता तो अंतिम नहीं पता, तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया।
200 मीटर की दूरी, तो 200 मीटर की मैंने दूरी लिख ली। अब यहाँ पर मंदन, मंदन का मतलब ये होता है त्वरण निकालना है, यहाँ पर ए फॉर यहाँ पर निकालना है हमको। अब यहाँ पर ये देखिए फॉर्मूला लिखा है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as लिखा है हमारा। अब यहाँ पर बस वैल्यू उठा के रख दीजिए। अब हमारे पास क्या है वी स्क्वायर, यानी कि ये तो जीरो माना था, ये हो गया भाई यू स्क्वायर प्लस का 2a हमको निकालना है, ए एस की वैल्यू 200 दे रखी, हल कर लिए 400 400 कट जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ जरूर लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नहीं मन हो तो प्लीज़ मत करिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि आप लोग खुद देखिए क्वेश्चन किस हिसाब से वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। देखिए अब ये मैंने थोड़ा सा ले लिया, ये भी क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता। देखिए ये कितना अच्छा है, वेग और समय, वेग और समय, ये हो गया भाई वेग और समय का, ये तो अभी पीछे बना था वेग और समय, तो वेग और समय को हमारा दर्शाता है। तो वेग और समय कहाँ, देखिए ये है वेग और ये है हमारा समय, और कहीं समय है हमारा, देखिए लेकिन यहाँ ये यहाँ भी है। अब सर जी यहाँ पर भी तो दिया है और यहाँ पर भी तो दिया, नहीं नहीं देंगे, ये चीज़ नहीं लेंगे, यहाँ पे दूरी भी तो दे रखी, हम दूरी नहीं ले सकते, हमको वेग और समय दे रखा। वेग और समय से मतलब अब अगर यहाँ पर दूरी दे देगा तो यहाँ पर दूरी का फिगर बनाएंगे, लेकिन हमको तो वेग और समय कह रहा है, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, बाकी तो और कोई मतलब नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी से हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यूमेरिकल का फिर से, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकंड है, कह रहा है इसका प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड, कर कितने समय बाद दोगुना हो जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन, वही चीज 10 100 200 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेम वही प्रोसेस हमारा लगना है। पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेंशन मत लेना। किसी निकाय के निर्गत और निर्विष्ट के अनुपात को दर्शाते हैं, यानी कि दक्षता कहते हैं। अब एक मैंने दक्षता से यहाँ पे न्यूमेरिकल ले लिया, क्योंकि दक्षता से हो सकता है आपके न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। देखिए दक्षता इक्वल टू के तो परसेंट, आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100। नहीं समझ में आया सर जी, चलो आओ भाई न्यूमेरिकल पे आ जाओ। कह रहा कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन किसी विद्युत स्रोत से 1 किलो घंटा की शक्ति से लेकर 1 HP की शक्ति देता है। कह रहा मशीन की दक्षता बताए। अब आया एक इतनी शक्ति लेकर, तो भाई ले रहा है ना, तो ये इनपुट हो गया, और दे रहा है तो यानी आउटपुट हो गया, तो आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100 होता है। वैल्यू उठा कर रख दो भाई, आंसर हो गया आपका 1 बटे 1 इंटू इतना। अब HP, ये चीज़ याद रखें, एक ये HP का मतलब क्या होता है, HP मतलब होता है भाई हॉर्स पावर, अश्वशक्ति, और किलोवाट, ये तो किलोवाट लिखा है, तो HP के 746 लिख लिया, और किलोवाट मतलब कितना हो गया 1000, 1000 से यहाँ पर कट जाएगी वैल्यू हमारी। देखिए 2 0 हमारे उड़ गए यहाँ पे, और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, 74.6, इसका क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका न्यूमेरिकल हल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिया है हमारा, 2-3 मैंने टॉपिक से लिए जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति, कितने 60, कह रहा है 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई की 100 सीढ़ियाँ 1 मिनट में चढ़ता है। कह रहा उस व्यक्ति की शक्ति बताइए। कितना अच्छा क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से सुनिए। 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति है, 60 किलोग्राम है, तो ये देखिए अगर किलोग्राम दे रखा है हमारा, अब यहाँ पे क्या 10 सेंटीमीटर दे रखा है हमारा, कोई कोई चीज़ें दे रखी, कौन कौन नहीं दे रखी। देखिए शक्ति यानी कि P बराबर बताना है, तो P बराबर यहाँ पर एक हमारा फॉर्मूला दिया होगा, ये देखो देख रखा हमारा P बराबर फॉर्मूला क्या होता है mgh/t। सर जी m क्या होता है, m भाई द्रव्यमान होता है, g क्या होता है ग्रेविटी होता है, h क्या होता है हाइट होती है, t4 क्या होता है समय होता है, p4 क्या होता है पावर यानी शक्ति होती है। बस वैल्यू उठा के सब में रख दो। अब कुछ चीज़ें क्या है हमारी, अब जैसे m बराबर देखिए 60 किलोग्राम दे रखा था, h बराबर हाइट कितनी, हाइट ये ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर हमारा 10, अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट करने के लिए क्या 100 से गुणा कर देंगे, 1000 सेंटीमीटर हो गया हमारा। 100 सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, तो यहाँ पर कितना हमारा 100 सीढ़ियाँ कह रहा है 1 मिनट में चढ़ता है हमारा। अब देखिए एक चीज़ दे रखा है हमारा, 100 सीढ़ियाँ कह रहा है 1 मिनट में चढ़ता है ना हमारा, तो यहाँ पर h बराबर 10 इंटू 100 हो गए 1000 सेंटीमीटर, और यहाँ पर h बराबर कितना दिया रखा था 10 सेंटीमीटर हमारा। ठीक, तो और यहाँ पर 1 मिनट में चढ़ता, तो 1 मिनट बराबर कितना हो गया 60 सेकेंड हो गया। तो अगर 1 मिनट में हमारे 60 सेकेंड हो तो बस वैल्यू उठा के रख दो, आंसर हो गया भाई हमारा। P बराबर कितना था, M की वैल्यू ये, G हमारा, अब G कहाँ से आया, G हमारी ग्रेविटी होती है। देखिए ग्रेविटी की वैल्यू एक्चुअल में कितनी होती है 9.8 होती है। ठीक है, हमको वो तो नहीं रखना। अब G वैल्यू काटनी पूरी पूरी, तो 10 रख दीजिए, और H बराबर कितना 10 निकाल दिया था हमारा, और T बराबर समय 60 सेकेंड रखा था हमारा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया होगा आपको, यहाँ पर क्या चेंज किया गया, हमको नहीं चेंज करना भाई, 10 सेंटीमीटर है ना, रखा रहने दो कोई बात नहीं।
10 देखिए रखा गया है, और हाइट भी, ये तो ग्रेविटी आ गया, और ये क्या, ये भी हमारा 10 रखा है, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से 60 कट के 100 का इसका क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। और 100 क्या हो गया, वाट आ गया। क्यों, शक्ति का मात्रक क्या होता है हमारा, वाट ही तो होता है हमारा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मिनट की दूरी तय करता है, मिनट दे रखा है, मीटर मत समझना है इसको, और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल बताना। एफ बराबर बताना, तो एक फॉर्मूला रट लीजिए, डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू टी। अब यहाँ पर ये कितना है हमारा 2000, देखिए 2 नहीं 20,000 है, यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा लीजिए, एफ इंटू टी यानी 4000 दे रखा है, तो फॉर्मूले पे पुटअप कर दीजिए, वैल्यू आपकी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर कितना है हमारा एफ इंटू टी, तो ये एफ निकालना, तो ये 20,000 के नीचे 4000 आ जाएगा, तो ये 0 0 0 यानी 3 जीरो कर 4 पंच कितना आ जाएगा 20 यानी 5 न्यूटन। न्यूटन कैसे आए, बल का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन होता है, तो 5 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दे रखा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बल F बराबर 0 हो, तो इसीलिए किया गया कार्य W, अब W कैसे हमें नहीं पता, अब किया गया कार्य अगर 0 है तो W भी 0 होगा। क्यों, फॉर्मूला होता है W बराबर क्या होता है F इंटू एस। अब W बराबर F इंटू एस होता, ऊपर तो सर जी W बराबर F इंटू टी पड़ा था, हाँ वो भी होता, और एक W बराबर PT भी होता है हमारा, कई फॉर्मूले होते हैं हमारे। तो W बराबर F इंटू एस होता है, W बराबर अगर F हमारा 0 है, तो अगर ये 0 0 से किसी संख्या में गुणा करते तो क्या भाई 0 ही तो आता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ कि धीरे धीरे क्वेश्चन बताऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 5 मीटर पर सेकंड की दूरी 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अब गतिज ऊर्जा देखिए यहाँ पर बात कर रहा भाई किसकी, गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बस रट्टा मान लीजिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है के ई, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या क्या होता थोड़ा ये भी बताइए सर जी। अब 22 किलोग्राम है, ये क्या द्रव्यमान है हमारा, मीटर पर सेकंड क्या है हमारा, ये वेग है हमारा। पुट कर दो भाई, आंसर आ जाएगा हमारा तुरंत का तुरंत। देखो हो गया भाई, 1/2, एम कितना 22 है, वी कितना 5 है, तो 5 गुणे 5 कर दो, 2 से काटा 11, 11 पच्चे 55, 55 पंचे कितना हो जाएगा भाई, 55 पंचे कितना होता है 275, 2 से काटेंगे 11 और 5 पचे 25, 25 गुणे 11 कर देंगे 275, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और मैंने इसमें ले लिया क्वेश्चन हमारा कि 14 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के तुरंत समान वेग से आगे बढ़ रही, करें निहित गति जुड़, तो कुछ नहीं करना, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर लगाइए, खत्म हो गया आंसर इसका। चलिए लगा लीजिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन को थोड़ा पॉज करके आप लोग हल कर लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर्मूले की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ये थोड़ी यहाँ ये थोड़ा अच्छा टाइप क्वेश्चन लिया है कि 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल 150 मीटर पर सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली, हाँ गोली वाले क्वेश्चन अक्सर आते हैं, क्षैतिज रूप से चलाए गए, कह रहे पिस्तौल का प्रक्षेपित वेग कितना होगा। अब प्रक्षेपित कभी भी याद कर लीजिए, प्रक्षेपित वेग की बात कर देते ना, तो वहां पर हमेशा एक फॉर्मूला लगता है जिसका नाम है संवेग संरक्षण का नियम। किसका, संवेग संरक्षण का नियम, m1v1 इक्वल टू m2v2, ये फॉर्मूला लगता है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देनी, हमारा आ जाए क्या हमारा आंसर 2 किलोग्राम एक ये दे रखा है हमारा, और आगे क्या दे रखा है 30 ग्राम, तो द्रव्यमान तो 2 हो गए, द्रव्यमान 2 हो गए हमारे। अच्छा एक ये क्या 150 मीटर पर सेकंड एक वेग दे रखा है हमारा, और दूसरा क्या करा है उसका प्रतिक्षेपित वेग कितना होगा, यानी कि हमारे पास m1v1 इंटू m2v2 हमने फॉर्मूला तो लगा दिया। अब अच्छा क्या करना है, 2 किलोग्राम m1 दे रखा है, हमारे पास प्रारंभिक नहीं दे रखा है, और हमारे बाद वाला दे, कैसे समझेंगे सर जी थोड़ा देख लो जरा। 2 किलो पिस्तौल 150 मीटर पर वेग के साथ एक 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, पिस्तौल का प्रक्षेप यानी प्रारंभिक वेग बताना है, अंतिम वाला दे रखा है हमारे पास। ठीक है, V1 पता करना, V2 हमारे पास 150 है। अब ये 30 ग्राम था ना, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना, 1000 से भाग लगाएंगे, V1 पता करना, 2 से काट दो यहाँ पर कितना बार 15 बार, और ये 1000 से ये 0 से 0 काट दो भाई, काट देंगे तो आप लोग का आंसर निकाल लेना, V1 इक्वल टू 2.25, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर तो कहीं कहीं माइनस भी दे रखा है, तो भाई अगर माइनस दे रखा है ना तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाला ही लगा देना आप लोग। क्यों 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 दे रखा भाई माइनस, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा था हमसे, प्रतिक्षेपित वेग कितना होगा। ठीक है, अगर माइनस वाला लगा तो माइनस वाला लगा दीजिए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दे रखा है हमारा। अब थोड़ा सा ये तरीका आप लोग समझिए, क्वेश्चन कैसे कैसे वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ये क्वेश्चन इस टाइप का लिया, अब वो नहीं पूछेगा 1 किलो वाट बराबर कितने वाट, वहाँ ये पूछेगा कि 5.5 किलो वाट में चेंज करो। तो हमको अगर ये चीज़ याद है क्या
कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर KWH किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। 5.5 है ना, बस कुछ नहीं, गुणा कर दो, राइट आंसर। 5.5 का 3.6 में गुणा करोगे 19.8 आएगा इंटू 10⁻⁶। राइट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, डी नंबर हमारा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन इसमें मैंने एक थ्योरी का भी ले लिया है। कह रहा विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। देखिए विद्युत ऊर्जा वाणिज्यिक मतलब नहीं है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा। खत्म हो गया। चलिए आगे पे चलते हैं, क्या कह दे रखा हमारा इसमें। अब मैंने कुछ ये चीज़ें मिली, हो सकता है आपके एग्जाम में ये भी, ये टाइप 5 था हमारा, डायरेक्ट हमने टाइप 5 पे उठा दिया, बुक में भी दे रखा था। अब देखिए देखा कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा सर जी, ये किलोवाट घंटा, ये भी किलोवाट घंटा है। अब कुछ फॉर्मूले होते हैं, क्या होते हैं हमारे फॉर्मूले, यूनिट बराबर ये फॉर्मूला होता है VIT बटे 1000। ये VIT कहाँ से आया सर जी, ऊर्जा बराबर आया, कैसे है थोड़ा ध्यान सुनिए, ये होता है W बराबर। ठीक है, W बराबर फॉर्मूला होता है VIT। ठीक, और एक बराबर में बताया W बराबर PT भी होता है। तो ध्यान से देखिए, VI लिखा था ना, VI की जगह हमने क्या लिख दिया, P लिख दिया, और T को ऐसे लिखा। तो दो फॉर्मूले याद हो गए, W बराबर PT ये याद हो गया, W बराबर VIT और W बराबर PT बटे 1000। जी 1000 कहाँ से, क्योंकि देखिए बेटा ये हमारा किलोवाट घंटा है, तो किलो का मतलब कितना हो गया 1000। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं ये थोड़ा देखो भाई। 1500 वाट के हीटर द्वारा 4 घंटे चलने पर खर्च की गई ऊर्जा बतानी है। खर्च की गई ऊर्जा बतानी, तो किलोवाट ये देखे दे रखा 1500 वाट क्या है, मतलब ये P की वैल्यू दे रखी है हमारे पास। ठीक, अब ये P दे रखा है, W बराबर क्या होता है W, ये P हमारा। अब ये किलोवाट घंटा है, मतलब WVIT, यही तो दे रखा था, यही तो दे रखा था हमारे पास। अब VI, लेकिन ना तो हमारे पास धारा की वैल्यू दे रखी है और ना तो हमारे पास समय वगैरह, हाँ समय दे रखा है। तो जो चीज़ दे रखी ना उनका भाई मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हमारा, ये 1500 है, और ये कितना हमारा 4 घंटे दे रखा है, VIT आई तो देने रखा है हमारे पास, और कितने हमारे पास खर्च की गई हीटर के 1500 वाट के हीटर। अब यहाँ पर एक का भाई मल्टीप्लाई कर लो, 1000 से यहाँ 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म हो गए, और 2 दूनी 2 पंचे 5 3 15, कितना यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। हल्का से किया गया, थोड़ा देख लो जरा। 15, अच्छा 15 चौके 60 कर लो, 6000 हो गया, 6 3 जीरो उड़ा दो, 6 हो गया, खत्म हो गया। कैसे भी हल कर लो, बस ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना, VIT बटे 1000, PT बटे ये, क्योंकि इसमें PT ही लगाया गया है। P ये 1500 और ये 4, 15 चौके 60 यानी 6000, 6000 बटे 1000 यानी कि 1000 से यानी 0 0 कट जाएंगे, ऑप्शन कितना 6 हो जाएगा, सही। अब देखिए कुछ चीज़ें आपकी हमको पता है कि श्रेणी क्रम से आनी है और हमारी क्या आनी है, समांतर क्रम से आनी है। ठीक है, यानी कि पैरेलल क्या होता है हमारा, और यानी कि श्रेणी क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये भाई R क्या होता है, ये होता है हमारा रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होता है। तो ध्यान सुनिए, अगर श्रेणी क्रम कहते हैं तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2। डैश का मतलब कितने भी हम प्रतिरोध जोड़ सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं हमारे। और ये क्या, समांतर का फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2। अब हम ये नहीं याद करें, क्योंकि इन्हीं से ही फॉर्मूला बना सकते हैं थोड़े। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने रख दिया। चलिए अब देखिए, इस हिसाब से क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जा सकता है कि 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा। किसमें भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो कह रहा कुल प्रतिरोध बताना। अब कुल प्रतिरोध का मतलब बताना, टोटल R की वैल्यू बतानी। हमको कुछ नहीं, 12 वोल्ट दे रखा ना, कोई मतलब नहीं, हमको टोटल प्रतिरोध बताना है। तो कुछ नहीं, R की वैल्यू, R बराबर क्या होता है, R1 + R2 और प्लस का क्या हो जाएगा R3। तीनों को उठा कर जोड़ दो, 5 3 8 2 10। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखो ये किया गया होगा, हाँ देखिए ये किया गया। अब इसका थोड़ा फिगर समझ लीजिए, क्योंकि फिगर से कभी कभी न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछ लेगा, क्योंकि पेपर टफ बना रहा है। अब ये दे रखा तीनों, ये हो गया भाई श्रेणी क्रम हमेशा क्या होता है, एक हिसाब से सीधी बनता है। और ये वोल्ट यानी बैटरी। अगर यहीं पर कह देता हमारा कि एक प्रतिरोध पर हमारी धारा की वैल्यू बताइए या फिर वोल्टेज की वैल्यू बताइए, तब हम लगाते V बराबर = क्या होता है IR। ठीक है, ओम का नियम लगा दे, तब यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक और मैंने लिया है कि 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा। कह रहा परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब यहाँ पर कैसे भाई, समांतर क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ रहा है। अब 14 वोल्ट और 6 वोल्ट के 2 प्रतिरोध हमसे समांतर क्रम में जोड़ रहा है ना, तो समांतर का फिगर कुछ ऐसे बनता है। इसका फिगर देख ऐसे आता है, ऐसे थोड़ा ये और यहाँ पे ये हमने 2 रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, और तीसरी हमारी क्या आई, तीसरी हमारी बैटरी आ गई हमारी, ये आ गई बैटरी हमारी। ये समांतर क्रम है ना, ये समांतर क्रम है ना, बस उठा के जोड़ दो।
ये क्या तिगड़े मिगड़म दे रखा है, कोई मतलब नहीं। 1/r इक्वल टू क्या होता है 1/r1 प्लस 1/r2, बस फॉर्मूला लेके हल ही किया गया है। यहाँ पे 1/r1 की वैल्यू यहाँ पर 14 रख देना और यहाँ पर कितना रख देना भाई 6 रख देना। तो 1/14 और 1/6 बस हल कर देना। 14/6 का एलसीएम ले लेना है, यहाँ पर कितना होता है हल करके भाई आंसर निकाल लेना, कोई नहीं है 4.2 आ जाएगा आंसर। बैटरी एट्रिस से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो चलिए देखिए अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है लाइट क्वेश्चन। हमारा लाइट क्वेश्चन पहला क्या है कि अगर किसी उत्तल लेंस में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, कह रहा उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो कह रहा प्रतिबिंब दूरी क्या होगी। अब देखिए ध्यान से, मैंने बहुत कुछ करा भी रखा है, अरे मैंने कुछ भी नहीं कराया, ये छोड़िए। अब देखिए प्रतिबिंब बताना है, प्रतिबिंब में क्या मतलब वी बताना है। अब फॉर्मूला हमसे लेंस की बात करा ना कि दर्पण की बात कर, तो लेंस में फॉर्मूला रट्टा मान लीजिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब सर जी ये माइनस कैसे आ गया, थोड़ा नहीं समझ में आया, तो चलो थोड़ा पहले यही समझा दें हम, पहले यही समझा दें हम, आओ थोड़ा समझ लो। स्टार्ट करते हैं थोड़ा माइनस प्लस वाले से। कहाँ गया भाई माइनस प्लस वाला, हाँ ये थोड़ा समझ लो, अभी न्यूमेरिकल तुरंत आ जाएगा। लेंस की क्षमता पूछे का मात्रक डायोप्टर खत्म करो। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक आया, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, इसीलिए इसकी क्षमता भी कैसी होगी धनात्मक। क्षमता मतलब पावर। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। अब चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। अब थोड़ा समझ में आएगा क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन कह रहा था हमारा कि उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई, अरे फोकस दूरी 20, फोकस दूरी 20 है ना। अब एक चीज़ याद रखिए, कभी भी वस्तु की बात कर दे, अब वस्तु यहाँ पर देखिए वस्तु दे रखी ना, कभी भी वस्तु की बात कर दो उसको पहले बात तो यू से डिनोट करते हैं, ठीक। और कभी भी उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, हमसे कोई मतलब नहीं, सभी में क्या होती है, ये जो वस्तु होती है हमेशा निगेटिव फॉर्म में होती है, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पर उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस में अभी मैंने बताया कि फोकस दूरी कैसी होती है धनात्मक होती, उठा के रख दो, खत्म आंसर। फॉर्मूला क्या था 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/v था, ये 1/u की वैल्यू अभी बताई 10 दे रखी, 10 ये देखा 10। अब ये वाला जी यहाँ प्लस कैसे हो गए, देखो ये पहले से माइनस था और ये माइनस माइनस उड़ा के इसको क्या कर दिया प्लस कर दिया, और f की वैल्यू तो यहाँ पर प्लस में तो 20 हो गया। अब इसको हल कर दो, हल करना बहुत आसान है, ये उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 10 और 20 का एलसीएम कितना 20 हो जाएगा, हल कर लेना, एलसीएम कितना आ जाएगा माइनस का 20। अब माइनस का हमारा आंसर निकल गया, देखो माइनस कैसे आएगा थोड़ा देख लीजिए, कि एलसीएम कितना आ जाएगा 20, और 20 एक कम 20 और 10 दूनी 20 -2, तो -2 में से अगर एक है तो माइनस का 1/20 बचेगा, 1/20 तो 1/v 1/-20, तो v इक्वल टू -20। अब याद रखिए कभी भी निगेटिव में अगर कोई भी वेग ये जो आती ना हमारी, यानी कि v क्या होती प्रतिबिंब बताया था अभी, तो कभी भी अगर निगेटिव में आए तो काल्पनिक बड़ा और सीधा बनेगा, ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, क्वेश्चन में क्या है हमारा, ये भी देखिए हमें लेंस की क्षमता से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसमें से कुछ नहीं करना हमको, थोड़ा सा ये क्या याद करना कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। कैसे, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, अर्थात लेंस की क्षमता इक्वल टू 1/, फोकस दूरी यानी कि p इक्वल टू 1/f, जब दूरी मीटर में हो, यानी कि क्षमता फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी हमारी मीटर में हो, और जब कभी भी अगर सेंटीमीटर में होती है तो 100/, में क्या करते हैं एफ करते हैं। सर जी थोड़ा सा क्वेश्चन भी करा दीजिए, तो भाई देखो चलो क्वेश्चन, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, भाई सेंटीमीटर आया ना, सेंटीमीटर आया तो बस 100 क्या करना है एफ करना है, एफ कर दिया तो बस 10 से भाग लगाओ, 10 आंसर हो गया, खत्म। आगे चलते हैं, अब ये तो भाई हमने करा दिया है, अब यहाँ पर हमने एक चीज़ नहीं कराई थी, थोड़ा ये भी चेक कर लो कि अगर दो लेंस की क्षमताएं पावर P1 और P2 हों तो कह रहा एक दूसरे को से d दूरी पर स्थित हों, कह रहा इन दोनों की लेंसों की समतुल्य क्षमता, तो देखिए ध्यान से देखिए, हमारी ये लेंस हमारे बने हैं, हमारे ये जो लेंस बने ये, इनकी जो P1 P2 पावर दे रखी थी, बीच की दूरी d मान ली, खत्म हो गई, ये चीज़ हमसे दे रखा था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे हमारे पास कुछ और मिलेगा कि अगर हमने वहाँ पर फॉर्मूला याद नहीं किया तो यहाँ पर याद कर लेंगे। ये दर्पण है भाई, ये क्या है लेंस है, दर्पण का फॉर्मूला बताया बीच में प्लस होता है और लेंस में क्या होता है बीच में माइनस होता है हमारा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u,
उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक। यू की वैल्यू हमेशा क्या होती है? निगेटिव। भाई वी तो फंस गया। अब वी क्या होती है? इसी प्रकार वी भी होता है हमारा, उत्तल लेंस में कहे तो धनात्मक और यहाँ पर अवतल लेंस में कहे तो ऋणात्मक हमारी। नेक्स्ट भी चलते हैं। एक क्वेश्चन ये आया हमारा, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी। कह रहे प्रतिबिंब की दूरी बतानी, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले पर टैप कर दो आंसर 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/u, दर्पण में प्लस लेंस में माइनस। अभी कौन से देखिए किसकी बात कर रहा है, ध्यान से देखिए, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में अभी वही चीज आई, अवतल दर्पण आई, अवतल दर्पण में अभी देखो क्या होता है? माइनस होता है, यू भी कैसा होता है? माइनस होता है। अब माइनस होता है ना, तो आगे बस पुट कर लो 1/f 1/u 1/v, तो 1/v ऐसे ही रखें, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। और 30-20 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है हमारा, 30-20 का एलसीएम 60 होता है। तो हल कर लोगे यहाँ पर तो माइनस कितना आ जाएगा? माइनस का 60 आ जाएगा। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेगा, आवर्धन क्षमता। अब एक चीज याद रखिए, आवर्धन क्षमता का एक फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू, आवर्धन क्षमता को एम से डिनोट करते हैं, माइनस का वी अपान में यू। 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या भाई आर से डिनोट करेंगे, और 10 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी। ध्यान से देखिए, आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे अगर आएंगे तो देखो f बराबर कितना दे रखा था। अब एक चीज याद रखिएगा, f बराबर एक फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं दे रखा, फॉर्मूला होता है f बराबर क्या होता है? r/2। r कहाँ से आया? ये वक्रता जो फोकस दूरी होती है, ये वक्रता त्रिज्या क्या होती? आधी होती। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती, तो f इक्वल टू क्या होता है? r/2। r हमारी वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर बटे 2 से भाग लगा देते तो 2.5 सेंटीमीटर आ गया। और उत्तल दर्पण की दूरी दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई। तो अभी हमने बताया अगर कोई भी वस्तु दे रखी हो, चाहे वो उत्तल की हो चाहे अवतल की, हमेशा क्या होगी? निगेटिव होगी। अब हम क्या मानेंगे? प्रतिबिंब की दूरी v मान लेंगे। तो एक फॉर्मूला पता है आपको, 1/, दर्पण कह रहा है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f इक्वल टू कितना दे रखा है? 2.5 अभी निकाला, v फाइंड करना है, और u की कितना हो गया? 10 हो गया। तो v इक्वल टू यहाँ पर हल कर देंगे, 10/3 है, 3 दशमलव यानी कि 0.33 हमारा कितना हो जाएगा? देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा अटकेंगे आप, v इक्वल टू 10/3, हमसे तो आवर्धन क्षमता पूछ रहा था, तो हमने बताया m इक्वल टू क्या होता है? v अपान में v, और देखिए v अपान u निकला, तो ये देखिए 10/3, और u हमारा कितना दे रखा था? 10 दे रखा था। अब सर जी आपने तो माइनस बताया था, तो माइनस अगर बताया तो माइनस का v अपान u लिखा ना, तो यहाँ ये वाला माइनस ये हो गया, और दर्पण वाला ये भी तो दूरी वाला निकाले, दूरी वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। और 10 से 10 काट के 1/3, 1/3 का मतलब कितना? 0.33। राइट आंसर आपका हो जाएगा हमारा, ठीक है, 0.33, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इस पे एक और थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है हमारा। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। किसका? जल का अपवर्तनांक। कह रहा है जल में प्रकाश की गति क्या होगी? जल में ही पूछ रहा अपवर्तनांक, और जल में प्रकाश की गति पूछ रहा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला, अपवर्तनांक का साइन होता है म्यू, इसको क्या पढ़ते हैं? म्यू पढ़ते हैं। म्यू बराबर कितना दे रखा है? 4/3, जल का अपवर्तनांक दे रखा है। अब यहाँ पर अगर जल का अपवर्तनांक दे रखा है, तो एक फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगा दिया गया? म्यू इक्वल टू क्या लगाया गया? सी अपान में वी। सर जी ये सी कहाँ से आ गया? एक फॉर्मूला भी होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है? म्यू इक्वल टू क्या होता है? सी अपान में वी। सी क्या होता है? सी सर जी होता है प्रकाश की चाल, और वी क्या होती है? वेग। तो यहाँ पर अगर म्यू की वैल्यू वहाँ पर 4/3 दे रखा है, तो और सी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है, और वी हमारे पास तो फाइंड करना है। तो वी अगर फाइंड करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये 3 × 9 हो जाएगा, वी उधर ले जाएंगे, 4 नीचे ले आएंगे, और ये हल कर देंगे, कितना आ जाएगा? हल कर लेना आप लोग, राइट आंसर 2.25। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है। आगे कुछ नहीं है। अब ये क्लास देखिए कैसी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आपकी क्लास का अच्छा है, ये देखिए जो एग्ज़ाम है बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। मैं ये श्योर नहीं कर रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में फंस जाएगा, न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं तो मैं करा दे रहा हूँ। अब अगर केमिस्ट्री के भी अगर कोई न्यूमेरिकल आएंगे, तो न्यूमेरिकल मैंने एक सोच भी रखा है कि जो अभी जो रिएक्शन वाला ना, रिएक्शन वाला मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 15 से 20 रिएक्शन करा दूंगा, उसी से हो सकता है कि एग्ज़ाम में फंस जाए, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कि एग्जाम में क्या रहा। जो हम पढ़ के गए बिल्कुल ही लेवल के बाहर आए, चाहे वो कोई भी यूट्यूबर कोई भी क्लास चल रही हो, इतना पढ़ाया है, कहीं से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो किसी की उसमें कोई भी गलती नहीं है।
मेरी भी उसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। क्लास अगर 2 दिन नहीं हुई तो उसके लिए बहुत ही दिल से मैं सॉरी बोल रहा हूँ। चलिए क्लास में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए सर क्लास कैसी लगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।